जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने हिस्ट्री में क्या देखा था, वी हैव सीन द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, कि यूरोपियंस जो है वो इंडिया में कैसे आता है, राइट। तो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करने के लिए बताया था जो कि था आपका PDEDF, राइट। PDEDF के कैसे कैसे किस किस सीक्वेंस में जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आते हैं। जैसे पहले आपके पी का मतलब बेटा हमने पढ़ा था कि जो पोर्टुगीज थे वो इंडिया में आए थे। फिर डी का मतलब आपका होता है बेटा ये आपके डच, जो कि आपके हॉलैंड या जो आपके नीदरलैंड्स के लोग हैं। ई का मतलब होता है बेटा इंग्लिश, जो आपके इंग्लिश मैन है वो यहाँ पे आए थे, ठीक है ना। फिर आपका डी का मतलब आपका डेनमार्क के लोग आए थे। और फिर एट लास्ट आपका था बेटा एफ, जो कि फ्रेंच लोग इंडिया में आए थे। तो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा था बेटा आपका कि एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस को हमने पूरा कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले बेटा द रिवोल्ट ऑफ 1857 कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर आपका क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीजें इसके अंदर हुई थी, इसको हम इस टॉपिक के अंदर जो है देखने वाले हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि रिवोल्ट, अच्छा हम पहले देखते हैं बेटा रिवोल्ट और रिवोल्यूशन के बीच में क्या अंतर है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्ट एंड रिवोल्यूशन। आपने सुना होगा कि आपने रिवोल्ट भी सुना होगा, आपने रिवोल्यूशन भी सुना होगा। जैसे क्लास 9th के अंदर आपके पास क्या है, फ्रेंच रिवोल्यूशन है, आपके पास क्या है, एक क्या है आपके पास रशियन रिवोल्यूशन है, आपका अमेरिकन रिवोल्यूशन। इस टाइप से जो रिवोल्यूशन है और जो आपके पास रिवोल्ट है, इनके बीच में अंतर क्या होता है। देखो बेटे ध्यान सुनना मेरी बात। अगर हम बेटा रिवोल्यूशन की बात करें तो रिवोल्यूशन आपका वो रेबेलियन होता है जो कि आपका सक्सेस हो जाता है। अगर हमने कोई रेबेलियन किया, मान के चलो हमने कोई मतलब वीकेंड से मूवमेंट किया, अपनी आवाज उठाई किसी के अगेंस्ट, ठीक है ना। अगर हमारी वो आवाज, अगर हमारा वो मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको हम तो क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज नोन एज रिवोल्यूशन, वो आपका रिवोल्यूशन हो गया। लेकिन अगर हम रिवोल्ट की बात करेंगे बेटा, तो रिवोल्ट का मतलब होता है वो हमने जो आवाज उठाई है ऑपरेसर के अगेंस्ट, ठीक है ना, अगर वो हमारा अनसक्सेसफुल रहा, मींस अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो उसको हम बोलते हैं रिवोल्ट, ठीक है। तो ऐसे ही 1857 के अंदर इंडिया के अंदर जो एक रिवोल्ट होता है, राइट, जो हमने अपनी आवाज उठाई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। वो सक्सेसफुल जो है ये आपका नहीं हो पाया था, इसलिए उसको क्या बोला गया बेटा, उसको रिवोल्ट बोला जाता है, ठीक है। मेनली अगर हम देखेंगे ये रिवोल्ट आपका स्टार्ट वैसे कब होता है, देखिए वैसे तो बेटा मैं अगर आपको एक डेट बताऊं, अभी हम इसके आगे देखेंगे कि 10th ऑफ मई 1857, तो 10th ऑफ मई 1857 को अगर हम देखें ऑफिशियली आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पहले चलेंगे, अगर हम मार्च में देखेंगे तो 29th ऑफ वीकेंड से मार्च से ही हम रिवोल्ट ऑफ 1857 का स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। तो 29th ऑफ मार्च 1857 की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो यहां पे सबसे पहले नाम किसका आता है, मंगल पांडे का। तो बेटा होता क्या है कि 29th ऑफ मार्च 1857 में क्या होता है कि बैरकपुर आपका पड़ता है बंगाल के अंदर, तो बैरकपुर कैंट आपका पड़ता है बंगाल के अंदर। तो वहां पे एक आपका इंडियन सोल्जर था ब्रिटिश आर्मी के अंदर जिसका नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने क्या किया बेटा, वहां पर बैरकपुर छावनी के अंदर, बैरकपुर कैंट के अंदर अपने एक ब्रिटिश ऑफिसर को क्या कर दिया, गोली मार दी, उसको मार दिया, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो 1857 का रिवोल्ट था आपका, वो मेनली आपका यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करेंगे, अब अगर हम अप्रैल में आते हैं तो अप्रैल में बेटा क्या होता है, 8 ऑफ अप्रैल की अगर मैं बात करूंगा तो 8 ऑफ अप्रैल 1857 के अंदर क्या होता है, जो मंगल पांडे था जिसने अपने ऑफिसर को मारा था उसको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो 29th ऑफ मार्च 1857 की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि जो आपका एक इंडियन सोल्जर था ब्रिटिश आर्मी के अंदर जिसका नाम था मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ने बेटा यहां पे क्या कर दिया, अपनी आवाज उठाई। मंगल पांडे ने यहां पे अपनी आवाज उठाई और अपने एक सीनियर के ऊपर क्या कर दिया बेटा, अटैक कर दिया। तो मंगल पांडे हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा, मंगल पांडे अटैक्ड हिज सीनियर, अपने सीनियर के ऊपर क्या किया बेटा, अटैक किया, ठीक है, एट बैरकपुर। कहां पे है, बैरकपुर। तो बैरकपुर बेटा आपका पड़ता है बंगाल के अंदर।
तो बंगाल के अंदर बैरकपुर जो था वहां पे मंगल पांडे ने अपने सीनियर पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और एट लास्ट 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जो था, मंगल पांडे को क्या कर दिया जाता बेटा, ही वॉज, मंगल पांडे गॉट एग्जीक्यूटेड, यस गॉट एग्जीक्यूटेड। इनको फांसी की सजा यहां पे दे दी जाती है, ठीक है। अब तो ये तो आप थोड़ा सा इसके अंदर एक इंट्रो वाला पोर्शन था। अब हम जो मेन इसके अंदर आ रहे हैं, क्या हुआ, देखिए बेटा 1857 के अंदर ब्रिटिश जो आपकी आर्मी थी, तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर न्यू राइफल्स आई। उन न्यू राइफल्स का नाम क्या था, उन न्यू जो आपके राइफल्स होती है उनका नाम था बेटा एनफील्ड राइफल। और जो एनफील्ड राइफल थी, इनके लिए न्यू कार्ट्रिजेस को इंट्रोड्यूस किया गया। कार्ट्रिजेस का मतलब होता है बेटा कारतूस, ठीक है। तो जो न्यू कार्ट्रिजेस को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, उन कार्ट्रिजेस को कैसे एक वहां पे आपका यूज करना था, उनको यूज करने का मेथड ये था कि उस कार्ट्रिजेस, जैसे मान के चल लीजिए ये आपका वहां पे कार्ट्रिज है, तो इस कार्ट्रिज को क्या करना है, इस कारतूस को जो आपके वहां पे सैनिक थे उनको एक ओर से दांत से छिलना पड़ता था। जैसे इधर से इसको दांत से छिला और उसको फिर अपनी जो क्या राइफल है, न्यू राइफल थी एनफील्ड राइफल, उसके अंदर उसको भरना होता था और फिर एक शॉट चलाना होता था। फिर से जो न्यू कार्ट्रिज है उसको ओपन करना होता था विद द टीथ, और फिर उसको भरना पड़ता था, फिर एक गोली आपकी चलती थी। तो वहां पे एनफील्ड राइफल आपकी वहां पे इंट्रोड्यूस हो गई और इसके साथ साथ न्यू कार्ट्रिजेस भी वहां पे इंट्रोड्यूस हो गया। अब जब ये आपका इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन एक रूमर वहां पे फैल जाती है, इंडिया के आपके जो मेरठ छावनी है, मेरठ कैंट वाला जो आपका पोर्शन है, वहां पे ये होता है। तो वहां पे आपका एक रूमर फैल जाती है। रूमर क्या फैलती है, रूमर बेटा ये फैलती है कि जो वहां पे कार्ट्रिजेस को, न्यू कार्ट्रिजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, दोज कार्ट्रिजेस वर फुल्ड with, or we can say those cartridges were we can say coated with the fats of cows and pigs। जो आपके क्या काऊ है मतलब गाय है, और जो सुअर है मतलब पिग्स है, उनकी जो क्या है फैट है, उनकी चर्बी जो है उसके उसमें है, जो कार्ट्रिजेस है उसमें है। तो ये रूमर आपकी वहां पे फैल जाती है। अब मेरठ कैंट के अंदर आपका क्या होता है, अगर हम इसके बाद आए बेटा, तो इसके बाद आपका क्या है, 9th of May 1857 में क्या हो रहा है, तो बेटा 9th of May 1857 के अंदर क्या होता है कि वहां पे आपके 85 सोल्जर्स थे। तो 85 सोल्जर्स जो कि मेनली आपके इंडियन सोल्जर्स थे, लेकिन जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर वहां पे काम करते थे। तो ऐसी रूमर्स वहां पे फैल गई थी, जो न्यू कार्ट्रिजेस आई थी, कि उन कार्ट्रिजेस के अंदर क्या है, एक तो आपकी काऊ और एक आपके पिग्स जो है उनके फैट उसमें है, उससे कोटेड है। तो 9th of May 1857 को क्या होता है कि 85 जो इंडियन सोल्जर्स थे, इनकी वहां पे बेटा क्या होती है, वहां पे ड्रिल होती है, इनकी ड्रिल होती है। जो न्यू एनफील्ड वहां पे राइफल्स आई है, अच्छा न्यू एनफील्ड राइफल, मैं यहाँ पे जो राइफल का नेम भी लिख देता हूं कि वो जो आपकी राइफल थी उसका नाम था एनफील्ड राइफल, उस राइफल का नाम था आपका एनफील्ड राइफल। तो जो न्यू एनफील्ड राइफल वहां पे आई थी, तो वहां पे कार्ट्रिजेस का यूज करना उनको सिखा रहे थे, उनके वहां पे क्या हो रही थी, उन आर्मी पर्सनल्स की वहां पे क्या हो रही थी बेटा, एक वहां पे ड्रिल हो रही थी। लेकिन जैसे ही वहां पे रूमर्स फैल जाती, वैसे ही इन 85 सोल्जर्स ने, जो कि इंडियन सोल्जर्स थे, इन्होंने क्या कर दिया, उस ये आपकी ड्रिल करने से साफ साफ क्या कर दिया, मना कर दिया कि जो न्यू कार्ट्रिजेस आया है हम उसको अपने मुंह से जो है बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब क्यों इन्होंने वहां पे रिफ्यूज कर दिया, इसलिए इन्होंने वहां पे रिफ्यूज कर दिया क्योंकि आपको पता है कि जो हिंदू है, या जो आपके हिंदू जो आपका रिलीजन है, वहां पे जो हिंदूज आपके सोल्जर्स हुआ करते थे, उन्होंने जो है काऊ के फैट को अपने मुंह से लगाने से साफ साफ मना कर दिया। क्योंकि हिंदू सोल्जर्स जो थे, या जो आपके हिंदूज थे, वो जो क्या मानते थे बेटा, काऊ को सैक्रेड मानते थे, बिल्कुल पवित्र मानते थे, ठीक है। दूसरी अगर हम बेटा मुस्लिम्स की बात करें, तो मुस्लिम्स क्या मानते थे, मुस्लिम जो है वो सुअर को, वी कैन से पिग्स को बिल्कुल इंफीरियर मानते थे। इंफीरियर मतलब बिल्कुल छोटा, बिल्कुल बहुत ही गंदा मानते थे, राइट। इसलिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हिंदूज ने भी आपका मना कर दिया, और मुस्लिम्स ने भी क्या कर दिया, आपका साफ साफ मना कर दिया कि जो न्यू कार्ट्रिजेस वहां पे इंट्रोड्यूस हुई हैं, हम उनको अपने मुंह से बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इट्स क्लियर। इसी वजह से इन 85 इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, ड्रिल करने से साफ साफ मना कर दिया। अब जब इन 85 सोल्जर्स ने वहां पे ड्रिल करने से साफ साफ मना कर दिया, तो वो जो वहां पे ऑफिसर्स थे, जो वहां पे ब्रिटिश ऑफिसर थे, बेटा ये बात हो रही है आपकी कहां पे, मेरठ कैंट की बात हो रही है, या आपका मेरठ की बात हो रही है। मेरठ छावनी जो है, मेरठ कैंट की बात हो रही है, जो कि यूपी में पड़ता है।
तो 85 सोल्जर्स थे वहां पे, साफ साफ क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ब्रिटिश जो इनके ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन 85 सोल्जर्स को इनकी जॉब से, इनकी सर्विस से इनको हटा दिया और इन 85 सोल्जर जो कि इंडियन सोल्जर्स थे इनको जेल की क्या दे दी, एक वहां पे सजा दे दी, इनको जेल सुना दी कि भाई तुम जाओ जेल में। अब जैसे ही ये लोग आपके जेल में जाते हैं वैसे ही हल्के हल्के करके पूरे मेरठ कैंट के अंदर ये खबर फैल जाती है कि इंडियन जो 85 सोल्जर्स थे इन्होंने ड्रिल करने से क्या कर दी, मना कर दी और इनको जेल में डाल दिया गया है। तो जो इनके और कलीग थे, इनके जो और इनके साथ वाले लोग थे जो कि इंडियंस थे, जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर वहां पे काम कर रहे थे, ये लोग गए इन लोगों, मतलब इनके साथ के जो 85 सोल्जर्स के साथ के जो और इंडियन लोग थे वहां पे जो भी आर्मी में थे, वो सारे के सारे लोगों को गुस्सा आया, दे गॉट एंगर्ड। ठीक है, वो एंगर हुए कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे 85 दोस्तों को, 85 जो हमारे क्या कलीग्स हैं उनको जेल में डाल दिया। तो उन सबको गुस्सा आया, दे गॉट वी कैन से एंगर्ड, और वो जाकर के इन्होंने जेल में अटैक किया और जेल से इन 85 सोल्जर्स को क्या कर दिया बेटा, छुड़वा दिया, राइट। और जो वहां पे ब्रिटिश आपके ऑफिशियल्स थे उनको भी उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, मार दिया। तो यहीं से आपका मेनली बेटा क्या होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसकी शुरुआत होती है, जो कि 10th ऑफ मई 1857 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 9th ऑफ मई को क्या होता है, इनको जेल हो जाती है। जेल होने के बाद क्या होता है, 10th ऑफ मई 1857 को क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, बाकी के और जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने 85 सोल्जर्स को क्या करा दिया, रिलीज करवा दिया। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि 10th ऑफ मई 1857 में कि द सोल्जर्स की यहां पे लिख सकते हैं कि 85 सोल्जर्स रिलीज्ड या 85 सोल्जर्स गॉट रिलीज्ड, 85 सोल्जर्स गॉट रिलीज्ड, ठीक है, बाय, ठीक है, बाय देयर कलीग्स। तो इनके जो क्या थे बेटा, इनके कलीग्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, इन 85 सोल्जर्स को वहां से एक्विट कर दिया, वहां से करा दिया, उनको क्या करा दिया, रिलीज करा दिया, एंड अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वहां पे उन पे क्या कर दिया बेटा, वहां पे अटैक कर दिया। इज इट क्लियर? और यहां से आपका क्या शुरू हो जाता है, 1857 का रिवोल्ट यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। और यहां से हम ये लिख सकते हैं कि दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहीं से आपका 1857 में बेटा आपका यहां के रिवोल्ट शुरू होता है। अब यहां पे एक मैंने आपको बताया कॉज, मैंने आपको बताया बेटा कॉज, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसके बारे में, कॉज के बारे में। यहां पे क्या था कॉज बेटा ये था कि जो न्यू कार्टिजेस आपकी आई थी, दोज न्यू कार्टिजेस वर कोटेड विद द फैट्स ऑफ वी कैन से काउज एंड वी कैन से पिग्स। तो इसका मेन कॉज क्या था बेटा, मेन कॉज इसका ये था, चलिए इसको मैं यहां पे रफ कर देता हूं, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसकी आपने स्क्रीनशॉट भी ले ली होगी यहां पे, आई होप। तो इसको मैं यहां पर रफ कर देता हूं। तो अब जो आपका क्या है कोटेड, हमने पढ़ा इसका मेन कॉज क्या था। देखिए वैसे तो 1857 के काफी सारे कॉजेस थे, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि 1857 के सोशल कॉजेस क्या थे, क्या है, ठीक है, मतलब आपके क्या थे। इसके साथ साथ हम काफी सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके सोशल क्या थे आपके, यहाँ पे बहुत सारे कॉजेस थे, इसके पॉलिटिकल कॉजेस थे। चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे कॉजेस ही बता देता हूं। तो कॉजेस के अंदर अगर हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले आपके क्या थे, कॉजेस के बारे में अगर यहाँ पे बात करते हैं तो कॉजेस के अंदर काफी सारे यहाँ पे क्या थे बेटा, चीजें थी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पॉलिटिकल कॉजेस की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बेटा पॉलिटिकल कॉजेस की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर आपका सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले बेटा आपका आएगा सब्सिडियरी अलायंस। सबसे पहले बेटा आपका आएगा सब्सिडियरी अलायंस, इज इट क्लियर। दूसरा बेटा आपका इसके अंदर आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, क्या आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये सब्सिडियरी अलायंस क्या है और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। देखिए बेटा सब्सिडियरी अलायंस,
सब्सिडरी यहाँ पे अलायंस किस गवर्नर जनरल ने इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था? तो आपको एक याद रखने की बात है कि सब्सिडरी अलायंस जो इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था, उस गवर्नर जनरल का नाम था बेटा लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड रिचर्ड, ठीक है, वेलेस्ली। तो लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली जो था, उसने इंडिया के अंदर क्या शुरू किया था बेटा? उसने सब्सिडरी अलायंस को इंडिया में शुरू किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक सिस्टम था बेटा, ये किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी, इसका नाम आपने सुना ही होगा। लॉर्ड डलहौजी जो था बेटा, उसने इंडिया के अंदर क्या शुरू किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को शुरू किया। अब इनका मतलब समझिए, इनका मतलब क्या था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा सब्सिडरी अलायंस की, तो सब्सिडरी अलायंस के मतलब के अंदर क्या है? सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये था कि अगर कोई भी, देखिए कोई भी इंडियन किंग, इसके अंदर क्या है? सब्सिडरी अलायंस ये कहता था कि कोई भी इंडियन किंग अपनी खुद की कोई आर्मी बिल्कुल नहीं रख सकता। कोई भी इंडियन किंग, एनी इंडियन किंग कुडंट हैव हिज ओन आर्मी, अपनी आर्मी को नहीं रखेगा, बल्कि उसका जो पूरा क्या है किंगडम है, उसकी जो पूरी टेरिटरी है, उसे कौन देखेगा? उसकी पूरी टेरिटरी को कौन यहाँ पे ये आपका प्रोटेक्ट करेगा? तो वो जो आपकी ब्रिटिशर्स की क्या है सब्सिडरी फोर्सेस है, या जो आपकी वी कैन से ब्रिटिश की फोर्सेस है, वो क्या करेंगे? उस किंग के किंगडम को, उसका मतलब प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये किसका मानना था? सब्सिडरी जो आपका एक क्या था अलायंस है, इसके अंदर था कि कोई भी इंडियन किंग अपनी आर्मी को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को जो है अपने पास नहीं रख सकता था, बल्कि उसकी टेरिटरी को कौन वहां पे मतलब प्रोटेक्ट करेगा? तो ब्रिटिशर की जो आर्मी है, सब्सिडरी फोर्सेस जो है वो रखेंगे, वो मतलब उसे क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके बदले में किंगों को क्या करना पड़ता था? राजा को क्या करना पड़ता था? जो ब्रिटिशर की आर्मी है, जो कि उसके किंगडम को प्रोटेक्ट कर रही है, उनका पूरा मेंटेनेंस करना पड़ता था। उनका खाना पीना, उनके कपड़े वगैरह, उनकी जो क्या है सैलरीज वगैरह, ये सारी चीजें किसको देखनी पड़ती थी? वो उस किंग को देखनी होती थी। लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी का जो आपका मेंटेनेंस था, वो बहुत ही ज्यादा हाई था, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई थी। उनकी सैलरी हो गई, उनके कपड़े, उनका खाना पीना, उनकी ड्रिल, तो ये सारी चीजें जो है किसी किंग के बस का नहीं था। तो इसलिए एट लास्ट, अच्छा इसके साथ साथ ये भी बोला गया था, इफ एनी इंडियन किंग फेल्ड टू मेंटेन द सब्सिडरी फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश, अगर कोई भी इंडियन किंग ब्रिटिशर जो आपके सब्सिडरी फोर्सेस हैं ब्रिटिश के, अगर उनको मेंटेन करने में फेल हो जाता है, तो उसके किंगडम को कौन एनेक्स कर देगा? ब्रिटिशर्स अपने अंडर यहाँ पे कर देंगे। तो इससे तो सब्सिडरी यहाँ पे अलायंस से कितने काफी सारे इंडियन ऐसे स्टेट्स थे, काफी सारे इंडियन किंग्स का ऐसा किंगडम था जिसको ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर दिया। दूसरा बेटा आपके पास आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या था बेटा? आपका लॉर्ड डलहौजी ने जो है आपके स्टार्ट किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता था? लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने ये बोला कि अगर कोई भी इंडियन किंग हो, किसी भी इंडियन किंग के पास, किसी भी इंडियन किंग के कोई भी इंडियन किंग ऐसा हो, अगर उसका अपना खुद का मेल हियर नहीं है, मेल हियर का मतलब अपना खुद का क्या नहीं, बेटा नहीं है, नो मेल सक्सेसर नॉट फीमेल, राइट? अगर कोई मेल सक्सेसर नहीं है, मतलब अपना खुद का कोई बेटा नहीं है, तो उसके किंगडम को क्या कर देगा ब्रिटिशर्स? मतलब उसके किंग के मरने के बाद उसके किंगडम को ब्रिटिशर्स पूरे अपने अंडर वहां पे अपने अंडर कर देंगे, ठीक है? अगर किसी किंग का अपना खुद का सक्सेसर नहीं है, अपना खुद का बेटा नहीं है। इसके अंदर आपका बेटा एक है अडॉप्टेड जो बेटे होते थे वहां पे, किंग्स के वहां पे अडॉप्टेड बेटे होते थे, उसको भी कंसिडर नहीं किया जाता था, ठीक है? तो इन दोनों, उससे ये दो जो आपकी वहां पे चीजें थी, ये सिस्टम जो थे, इसके अकॉर्डिंग वहां पे ब्रिटिशर्स ने काफी बड़े पोर्शन ऑफ इंडिया को अपने अंडर कर दिया। काफी सारे जो क्या थे आपके किंगडम्स हुआ करते थे, उनको अपने अंडर कर दिया। इसी वजह से जो आपका क्या किंग, जो आपके क्या किंग हैं, वो काफी सारे इन्होंने बाद में जाकर के 1857 के रिवोल्ट में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपका झांसी का एग्जाम्पल ले लो। देखिए झांसी के अंदर आपका कौन था? रानी की झांसी लक्ष्मीबाई। तो रानी झांसी लक्ष्मीबाई का बेटा अपना खुद का बेटा नहीं था, उसका जो बेटा था वो बेटा एक क्या था आपका अडॉप्टेड सन था। तो रानी झांसी का अडॉप्टेड सन था। तो रानी झांसी क्या चाहती थी? रानी झांसी चाहती थी कि उसका अडॉप्टेड सन को क्या कंसिडर किया जाए, आपका नेक्स्ट एक जो है किंग वहां पे कंसिडर वहां पे किया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने साफ साफ मना कर दिया, और ब्रिटिशर्स ने झांसी पे क्या इंपोज कर दिया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंपोज कर दिया कि भाई ऐसा है कि
आपका तो अपना खुद का बेटा नहीं है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम अगर आपका खुद का बेटा होता तो वो नेक्स्ट किंग कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन आपका खुद का अपना कोई बेटा नहीं है। इसी वजह से झांसी को भी ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर दिया था। तो इसी वजह से आपको पता है कि रानी झांसी 1857 के रिवोल्ट के अंदर उसने क्या कर दिया था, जंप कर दिया था। इन द सेम मैनर आपके नाना साहेब, आपके काफी सारे जनता जो है, काफी सारे लोग जो हैं आपके 1857 के रिवोल्ट के अंदर क्या होती हैं, कूद पड़ती हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपका क्या था बेटा, पॉलिटिकल यहाँ पे कॉजेस थे। अगर हम दूसरी कॉज की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे आपका आएगा सोशल कॉज। तो बेटा सोशल कॉजेस के अंदर क्या है, सोशल कॉजेस के अंदर ये है कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स बेटा इंडियन सोसाइटी के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे। अब अगर हम इंटरफेयरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता ही है बेटा, जो आपका क्या है, सती सिस्टम है। तो सती सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो सती सिस्टम को यहाँ पर 1828 एंड 29 के अंदर इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया था। तो सती सिस्टम को भले ही यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने सती सिस्टम को बंद करने के लिए हेल्प की थी, लेकिन एट लास्ट जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था उसके एफर्ट से यहाँ पे सती सिस्टम को बैन कर दिया गया था। तो सोशल कॉजेस के अंदर बेटा क्या है कि सती सिस्टम को बैन कर दिया गया था, मतलब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, वो इंडियन सोसाइटी के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। भले ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इंडियंस को क्या लगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, दे वर इंटरफेयरिंग इन आवर कल्चर, इन आवर सोसाइटी, वो हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरफेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपके क्या थे बेटा, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है, जो आपके क्या थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए, इंडियन सोसाइटी के लोगों को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उनका जो आपका धर्म है उसको चेंज करना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने जो है एक यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के बारे में काफी अच्छी चीजें यहाँ पे लोगों को बताना शुरू कर दिया, और लोगों का धर्म, लोगों का जो आपका क्या रिलीजन है उसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी वजह से लोगों को ये लगा कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, वो इंडियन सोसाइटी के अंदर इंटरफेरेंस यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बेटा यहाँ पे बात करते हैं, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो जो ब्रिटिशर्स थे बेटा उन्होंने यहाँ पे मेनली इंग्लिश एजुकेशन को ही क्या किया, सपोर्ट किया। तो इंग्लिश एजुकेशन को भी इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया, जबरदस्ती इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पे इम्पोज किया। इसी वजह से लोगों ने सोचा कि दे वो इंटरफेयरिंग इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में इंटरफेयर कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे आपका हम लोग उनके वीकेंड से अगेंस्ट वहाँ पे हो गए थे। अच्छा, तो ये तो हमने बेटा आपका पॉलिटिकल कॉजेस पढ़ा, कुछ हमने यहाँ पे सोशल कॉजेस पढ़े। एक जो मेन कॉज है बेटा आपका, इसको आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। एक कॉज जो था बेटा आपका वेरी इंपॉर्टेंट, एक कॉज जो था आपका वो था आपका बेटा बिल्कुल इमीडिएट कॉज, ठीक है, आपका इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इमीडिएट कॉज की बात करते हैं, अगर हम इमीडिएट कॉज की यहां पर बात करते हैं तो अगर हम इमीडिएट कॉज की बात करें बेटा, तो इमीडिएट कॉज आपका क्या था कि जिससे एकदम से आपका स्पार्क हुआ और लोग, सारे के सारे लोग, जो लोग, जिन लोगों को ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था, वो सारे लोग 1857 के रिवोल्ट के अंदर यहाँ पे कूद पड़े। जैसे आपका ट्राइबल एरियाज, तो जो आपके क्या थे, आपके ट्राइबल एरियाज थे, वो भी ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा परेशान थे। क्योंकि देखिए जो आपके ट्राइबल एरियाज होते हैं, ट्राइबल एरियाज मेनली उनका जो खाना पीना, उनका लाइवलीहुड किससे आ रहा है, जंगल से आ रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट से आ रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया बेटा, फॉरेस्ट के में आपके बहुत सारे क्या लगा दिए थे, एक वहाँ पे लॉज लगा दिए थे। तो उन लॉज के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी आपका ट्राइबल पर्सन, कोई भी विलेज पर्सन फॉरेस्ट में नहीं जा सकता फ्यूल लेने के लिए, आपका वुड लेने के लिए। तो इसलिए वो जो लोग थे, आपके ट्राइबल लोग थे, वो भी बहुत ज्यादा मतलब गुस्साए हुए थे, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब किंग्स को मैंने बता दिया कि किंग्स वगैरह या जो आपके मतलब फीमेल वहाँ पे क्वींस वगैरह थी, तो क्यों वो भी मतलब गुस्साई हुई थी, और उन्होंने क्यों 1857 के रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया, ये भी हमने देख दिया। इसके साथ साथ अगर हम बेटा आर्मी की बात करें, तो आर्मी की बात में यहाँ पे आपका मिलिट्री कॉजेज भी हैं। तो मिलिट्री कॉजेज को मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कि जैसे एक तो कॉज जो है आपको मिलिट्री कॉज के अंदर ये था कि कोई भी इंडियन अगर आपका
कितना भी टैलेंटेड हो, अगर वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर है तो एक पोस्ट होती थी बेटा, कौन सी पोस्ट, आपका जो है कॉर्पोरल। तो वो इंडियन सैनिक एक कॉर्पोरल की पोस्ट से ऊपर नहीं जा सकता था, वो हमेशा कॉर्पोरल पोस्ट तक ही आपका, अपर से अपर कॉर्पोरल तक ही आपका पहुंच सकता था, उससे ऊपर नहीं जा सकता था। दूसरा इसके अंदर ये था बेटा, दूसरा उसके अंदर ये था कि उस टाइम पे जो इंडियंस थे, इंडियंस जो है सी को क्रॉस नहीं कर सकते थे। मतलब हमारे धर्म में, मतलब इंडियन कल्चर के अंदर सी के ऊपर से, यानी वीकेंड से जाना, सी के ऊपर मतलब जो आपका समुद्र होता था, अगर समुद्र के ऊपर से जाया करते थे तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि इससे हमारा धर्म क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा, मतलब भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म इससे क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडियंस को जबरदस्ती शिप्स में बैठा करके उनको बे ऑफ बंगाल के मतलब क्रॉस करवाते थे, और जो आपका क्या म्यांमार है, आपका बर्मा है, वहां पर जब आपका एंग्लो बर्मीज वॉर चल रही थी तो उस टाइम पे इंडियन लोगों को थ्रू शिप उनको ले जाया गया। इंडियंस ने कितना बोला कि हमको आप थ्रू लैंड के रूट जो है वहां से आप वहां से ले जाओ, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इजीली चले जाएंगे। लेकिन उनको जबरदस्ती सी को पार करने के लिए उनको फोर्स किया गया। तो इसी वजह से आपका जो मिलिट्री के लोग थे वो भी आपके आर्मी के, आपके पर्सनल इंडियंस, वो उनको काफी, वो भी लोग आपके क्या थे, गुस्साए हुए थे, एंड दे आल्सो जम्प्ड इनटू द रिवोल्ट ऑफ 1857। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इमीडिएट कॉज की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, इमीडिएट कॉज के अंदर क्या था, मैंने आपको अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों 1857 का जो आपका रिवोल्ट है वो एकदम से बढ़ा। तो एकदम से इसलिए बढ़ा क्योंकि जो न्यू कार्ट्रिजेस वहां पे आए थे बेटा, आपके जो न्यू कार्ट्रिजेस वहां पे आए थे, एक तो हमने पढ़ा न्यू एनफील्ड राइफल आई थी, ठीक है, जो आपके राइफल्स आई थी वहां पे एनफील्ड राइफल आई थी, और न्यू कार्ट्रिजेस जो आए थे, इस पे एक रूमर्स फैल गई थी कि दे वर कोटेड विद, ये किससे आपके कोटेड थी, दे वर कोटेड विद द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स। तो जो आपके क्या था बेटा, काउज थे और जो आपके पिग्स थी, इनके फैट से क्या थी, कोटेड थी। और हिंदूज और जो आपके मुस्लिम्स, इंडियन जो आपके सोल्जर्स थे, उन्होंने इन कार्ट्रिजेस को यूज करने से क्या कर दिया था, साफ साफ मना कर दिया था। और जो आपका मैंने आपको पहले बताया कि 85 सोल्जर्स को उठा करके कहां डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस कार्ट्रिजेस से ड्रिल करने के लिए साफ साफ क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और उसके अगले दिन ही 10 मई को सारे के सारे मेरठ छावनी के अंदर, मेरठ कैंट के अंदर, और उनके कलीग आते हैं, उनको छुड़वा करके ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहां पे मार देते हैं, और यहीं से आपका 1857 के रिवोल्ट का शुरू होता है। ठीक है, तो बेटा आज हमने इतना देखा, आज हमने जो भी सारा इसके अंदर देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, या इससे न्यू वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके न्यू वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अब जो वो आर्मी के लोग थे, इंडियंस लोग थे, अब वो आपके कहां पर जाएंगे, किसको अपना वहां पे लीडर बनाएंगे, और कैसे कैसे इसकी चीजें आगे बढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको सबको पसंद आई, पसंद आई होगी, राइट। मिलते हैं बेटा न्यू वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।